हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, हिंडनबर्ग का एक और स्ट्राइक, एक और अटैक, एक और बड़ा आरोप, एक और रिपोर्ट। एक रिपोर्ट इन्होंने अडानी पर निकाला था और उसके बाद अडानी का साम्राज्य ढह गया था। एक बार फिर से हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की हुई है और पूरे इंडिया में तहलका सा मचा हुआ है। आज की इस वीडियो में सबसे आसान भाषा में और सबसे कम समय में आपको मैं पूरा बताऊंगा इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। ये जो नई रिपोर्ट आई है, ये क्या तहलका मचाने वाली है और इस बार कैसे इन्होंने अडानी का सेबी से कनेक्शन निकाल दिया है, इसको भी हम लोग जानेंगे। तो पूरी वीडियो बहुत ही ज्यादा डिटेल के साथ होने वाली है। एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, देखिए वीडियो आप रोजाना देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो डेली वीडियो आकर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। कोई पैसा नहीं देना है, चैनल में सब्सक्राइब का बटन बना हुआ है, वीडियो जहां चल रही हो नीचे आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी जो भी आगे वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हिंडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट पब्लिश की है। ये उसके मालिक हैं, फाउंडर कह सकते हैं आप, सीएफओ अपने आप को बताते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। एक्चुअली में उस कंपनी में केवल 5 से 6 लोग हैं ही, ठीक है ना। तो और वो कंपनी, अभी आप इसका पावर देखिएगा, ना जाने कितनी कंपनियों को बर्बाद कर चुकी है। ऐसी ऐसी कंपनियों को बर्बाद कर चुकी है जिसमें हजारों हजारों एम्प्लॉय काम करते थे। ये 5 लोग मिलकर के, 4-5 लोग की कंपनी उनको बर्बाद कर दी है। तो फिलहाल ये है एंडरसन। एंडरसन की एक रिपोर्ट अभी आई हुई है हिंडनबर्ग की तरफ से और इसने माधवीपुरी बुच का कनेक्शन इसमें ढूंढ निकाला है। माधवीपुरी बुच कौन है? माधवीपुरी बुच दोस्तों सेबी की चेयरपर्सन है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों, भारत में जो म्यूचुअल फंड हुआ या शेयर मार्केट हुआ, इन सबको रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी है, जो अथॉरिटी है, वो है सेबी। सेबी की स्थापना इसीलिए की गई थी कि लोग शेयर मार्केट में स्कैम ना कर सकें, लोग शेयर मार्केट में शेयर को लेकर के, कंपनीज को लेकर के कोई हेर फेर ना कर सकें। तो इनको रेगुलेट करने के लिए ही ये बॉडी बनाई गई है और इस बॉडी को ही जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि अडानी पर जो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई हुई है, इस पर आप तथ्यों की जांच करो, ठीक है। और अब उल्टा हिंडनबर्ग ने इन्हीं पर कनेक्शन निकाल दिया है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि बिल्ली से दूध की रखवाली करने के लिए जिम्मेदारी दे दी जाए, ये कहना है हिंडनबर्ग का। हालांकि एक बात मैं पहले बता देना चाहता हूं, स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एमजेटी एजुकेशन हिंडनबर्ग के इस रिपोर्ट को कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पर हम लोग वही बताएंगे जो इस रिपोर्ट में कहा गया है, ठीक है ना। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हम सही मान रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से कल दिन में ही ये बवाल मचना शुरू कर दिए। सुबह में इन्होंने ट्वीट कर दिया, इन्होंने कहा समथिंग बिग सून इंडिया। सुबह से ही तहलका मचा दिया इनका ये ट्वीट। शाम आते आते इन्होंने एक और ट्वीट किया और एक डॉक्यूमेंट जो रिपोर्ट थी इनकी वो पब्लिश कर दिया ट्विटर पर ही, या जिसे अब हम लोग एक्स कहते हैं, उस पर इन्होंने ट्वीट कर दिया। देख रहे हैं आप, 8.5 मिलियन ये इसको देख चुके हैं सुबह में, और सुबह से लेकर के सारे मीडिया, सारे न्यूज चैनल में छाया हुआ था कल। और उसके बाद शाम आते आते इन्होंने रिपोर्ट भी अपनी पब्लिश कर दी। सब लोग कयास लगा रहे थे इस बार किसका नंबर होगा, इस बार किसका नंबर होगा। कुछ लोग कह रहे थे भाई अंबानी जी जो हैं ये शादी में खूब ज्यादा खर्च किए हुए हैं, फिर भी इनकी मतलब ग्रोथ ही देखने को मिली हुई है, इनको प्रॉफिट ही हुआ है, तो इस पर हो सकता है अंबानी का इस बार नंबर लगाए। लेकिन इन्होंने शाम आते आते जो रिपोर्ट पब्लिश की वो वाकई चौंकाने वाली थी, क्योंकि इसमें सेबी के चेयरपर्सन का नाम था। आगे इस रिपोर्ट में हम लोग क्या कुछ दिया गया है वो डिटेल में समझेंगे, लेकिन एक और जरूरी बात मैं आपको बता दूं। देखिए, आपको पता होगा जनवरी से लेकर जुलाई तक का वन लाइनर आपके लिए 2300 प्लस तैयार किया गया था, बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और इसको मात्र 2 दिनों के लिए 5 रुपए में आपको दिया जाना था। वो 2 दिनों का आज है आखिरी दिन। जिन जिन लोगों ने अभी तक इसको नहीं लिया है, इसको पहली फुर्सत में जाकर सबसे पहले ले लो। एमजेटी ऐप पर ये अवेलेबल है और कल से इसके दाम हो जाएंगे 50 रुपए। ये डेवलपर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके 5 रुपए में किया गया था 2 दिन के लिए, लेकिन कल से इसका दाम 50 रुपए हो जाने वाला है। तो अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों ने ले लिया है। आप लोग जाकर के एमजेटी ऐप पर फटाक से इसको लो, वरना कल से दाम इसके बढ़ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एमजेटी ऐप पर ही मिलेगा, व्हाट्सएप पर ये नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है नाटे एंडरसन, ये हिंडनबर्ग के, हिंडनबर्ग रिसर्च जो कंपनी है उसके मालिक हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की हुई है और इनका ये दावा है कि अडानी ग्रुप पर जो हमने पिछली बार आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से 59% तक का इनका व्यापार, इनका शेयर घट गया था,
सोचिए, अडानी जो हैं, गौतम अडानी एक टाइम पर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति पहुंच गए थे, लेकिन ये रिपोर्ट आने के बाद ये टॉप 15 से भी बाहर हो गए। ये 17वें नंबर पर पहुंच गए एक ही झटके में, एक महीने के अंदर अंदर। साथियों, हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर जनवरी 2023 में 5 गंभीर आरोप लगाए थे। जनवरी 2023 की बात है। फरवरी 2023 आते आते बहुत ज्यादा लॉस हो चुका था। ये 5 गंभीर आरोप क्या क्या थे? अडानी ग्रुप की कंपनियों ने उनके शेयर की कीमतों को मैनिपुलेट कर बढ़ाया हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड किया है। 8 साल के दौरान 5 सीएफओ इन्होंने बदले हैं। ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर की कीमत 85% तक ज्यादा हुई, यानी स्काई रॉकेट वैल्यूएशन हुआ। इसके बाद इनका कहना था कि अडानी ग्रुप पर 2.2 लाख करोड़ का कर्ज है, जो कि इनकी कंपनियों की टोटल वैल्यूएशन से कहीं ज्यादा अधिक है। मतलब कंपनी जितनी वैल्यूएशन है उससे ज्यादा ये लोन ले रखे हैं, अगर रिकवर भी करना होगा तो नहीं हो पाएगा। मॉरिशस और दूसरे देशों की कंपनियों में पैसे भेजते हैं और फिर वहां की कंपनियों के द्वारा इनके शेयर खरीदे जाते हैं। मतलब एक प्रकार से ये टैक्स हेवन का इस्तेमाल करके फायदा पाते हैं, अपने कंपनियों में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, जिससे इनका इन्वेस्टमेंट और भी लोगों की नजरों में ज्यादा होता है। ये 5 आरोप लगाए थे इन पर, और इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी तक गया। मैंने आपको उस टाइम पर भी ये वीडियो दी थी, अडानी की वजह से कितने कौन कौन डूबेगा, इसके बाद 20,000 करोड़ इन्हें लौटाना पड़ेगा। एक्चुअली में उस टाइम इन्होंने 20,000 करोड़ रेज किए थे, तो उसको इन्होंने लौटाया भी। तो ये सब चीजें हुई थी उस टाइम पर, जिसकी वजह से इनकी शेयर की कीमतों में लगभग 59% की गिरावट देखने को मिली थी। ये 24 जनवरी 2023 से 22 फरवरी 2023 की अवधि के दौरान की बात मैं कर रहा हूँ। फिर हालांकि ये रिकवर करते करते 1.5 साल में उससे ज्यादा पर पहुंच गए थे, मतलब रिकवर अच्छे से ये कर भी ले गए। लेकिन 1.5 साल क्यों लगे और इस मामले पर सुनवाई इतनी देर अटकी क्यों रही? उल्टा 18 महीनों के बाद सेबी ने नोटिस जारी कर दिया है हिंडनबर्ग के खिलाफ कि हिंडनबर्ग को कारण बताओ, नोटिस जारी करके बताया कि आप बताओ क्यों ऐसा रिपोर्ट पब्लिश किए हैं, आप कारण बताओ वरना आप पर केस हो गए, आप पर हम लोग एक्शन लेंगे। इसी बात को लेकर के ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। तो इन्होंने कहा कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों 18 महीने लगा दिए सेबी ने अभी तक अडानी ग्रुप को निर्दोष भी साबित किए हुए हैं, क्यों इन्होंने दोषी नहीं साबित किया। इसके पीछे का कारण ये था कि जो सेबी की जो चेयरपर्सन है, ये खुद इसमें लिप्त हैं, ये खुद इसमें संलिप्त हैं। इनकी कंपनियां जो हैं वो अडानी ग्रुप से फायदा पा रही थी, और इसी वजह से इन्होंने एक्शन नहीं लिया अडानी ग्रुप पर, क्योंकि सेबी की चेयरपर्सन और इनके हस्बैंड खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। अब आगे क्या क्या कहते हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट में इन्होंने खुलासे जो किए हैं वो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। अब देखिए, एक बात मैं फिर से बता दूं, पिछली बार क्या हुआ था जब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट पब्लिश की थी, तो वो पहला ऐसा दौर था, पहला ऐसा मामला था, लोगों को समझ नहीं आया, तो कुछ तो इनका लॉस हुआ, कुछ और भी लोगों ने अपना शेयर मार्केट से पैसा निकालना शुरू किया और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स निकालना शुरू किया। इस वजह से बहुत ज्यादा लॉस हुआ, पूरे इंडिया की शेयर मार्केट में नीचे मतलब खलबली मच गई थी और बहुत लॉस देखने को मिला। केवल अडानी ग्रुप को ही नहीं बल्कि इंडियन मार्केट में भी बहुत इफेक्ट देखने को मिला था। और इस बार क्या है कि इस बार हिंडनबर्ग जो है ये कैसे काम करता है, इसके बारे में भी पब्लिक को थोड़ा सा पता लग गया है, आइडिया लग गया है। पिछली बार ऐसा आइडिया लगा नहीं था कि ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। अभी मैं आगे समझाऊंगा आपको कि शॉर्ट सेलर कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं। माधवीपुरी बुच दोस्तों सेबी की चेयरपर्सन है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना तो दोस्तों हो गई थी 1988 में, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। आगे चल करके 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला। और दर्जा मिलने के पीछे की स्टोरी भी पता है क्या है? इसके पीछे स्टोरी है हर्षद मेहता स्कैम। हर्षद मेहता स्कैम का खुलासा हुआ था, उसके बाद उसकी जांच करने के लिए इसको पावर दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में, और इसके बाद हर्षद मेहता स्कैम ओपन होकर के आया था 1992 में, जिस पर मूवी भी बनी, आपने देखा भी होगा। तो 1992 में यह स्थापित हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर है। माधवीपुरी बुच जी इसकी पहली महिला चेयरपर्सन भी बनाई गई थी, वर्तमान में भी ये चेयरपर्सन है उसकी। इन्होंने इस रिपोर्ट में क्या कहा है हिंडनबर्ग ने? इन्होंने ये बताया है कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच अडानी ग्रुप के साथ मिली हुई हैं। यही वजह है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ उन्होंने पिछले 18 महीनों से कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि ये खुद उनमें इन्वॉल्व हैं, ये इनका कहना है। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि अडानी घोटाले की जांच में सेबी की निष्पक्षता पर शक होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग में स्कैंडल में किया गया है, उसमें सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच की भी हिस्सेदारी थी। मतलब जिन कंपनियों के द्वारा
शेयर मार्केट इनके शेयर्स के साथ मैनिपुलेशन किया जा रहा था या टैक्स हेवन कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट कराया जा रहा था, ऐसी कंपनियों में इनकी भी शेयर था, इनकी भी हिस्सेदारी थी। अब इनकी डायरेक्ट हिस्सेदारी नहीं थी, इनका कहना है इस रिपोर्ट में कि इनके पति की हिस्सेदारी थी। इससे पहले जब ये सेबी की चेयरपर्सन बनी, उससे पहले तक 100% स्टेक इनके नाम था। जैसे ये बनने वाली थी, उससे 2 हफ्ते पहले इन्होंने कंपनी अपने हस्बैंड के नाम ट्रांसफर कर दी और खुद ये बन गई चेयरपर्सन। ये अभी आगे आपको मिलेगा। गुप्त दस्तावेजों के हवाले से इन्होंने बताया है कि अडानी घोटाले में इस्तेमाल की गई ऑफशोर फंड, इनमें सेबी चेयरपर्सन की हिस्सेदारी थी। और कितनी हिस्सेदारी थी? 100%। इन्होंने कहा कि अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 के दौरान, जब माधवीपुरी बुच सेबी की होल टाइम मेंबर थी और चेयरपर्सन थी, तब उनका सिंगापुर में अगोरा पार्टनर्स नाम से कंसल्टिंग फर्म चला करता था। इसमें 100% स्टेक था इनका। और जब ये 16 मार्च 2022 को सेबी की चेयरपर्सन नियुक्त हो गई पूरी तरीके से, तब 2 हफ्ते पहले ही इन्होंने अपने पति के नाम सारे शेयर ट्रांसफर कर दिए। मतलब अपनी कंपनी अपने पति के नाम कर दी और खुद बन गई यहाँ पर चेयरपर्सन सेबी की। फिर क्या होता है, यहाँ पर हुसिल ब्लोअर दस्तावेज यानी गुप्त दस्तावेजों का हवाला देते हुए हिंडनबर्ग ने कहा कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ये 5 जून 2015 को सिंगापुर में आईपी प्लस फंड 1 इसके साथ अपना खाता खोले थे। आईआईएफएल के एक प्रिंसिपल के द्वारा हस्ताक्षरित फंड की घोषणा में कहा गया है कि निवेश का स्रोत सैलरी है और दंपति का कुल निवेश $10 मिलियन है। कुल इन्वेस्टमेंट उसमें $10 मिलियन है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि ऑफशोर मॉरिशस फंड की स्थापना इंडिया इन्फोलाइन के माध्यम से अडानी की एक निदेशक ने की थी। इस कंपनी की जो स्थापना है ना, ये अडानी ग्रुप के एक डायरेक्टर ने की थी वहां पर, और फिर बाद में उसी से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था इनमें। ठीक है, इन्फोलाइन के माध्यम से अडानी की इसने की थी और टैक्स हेवन मॉरिशस में ये रजिस्टर्ड है। टैक्स हेवन कंट्रीज क्या होती हैं? देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारी इंडिया में ऐसी कंपनियां अभी भी कार्यरत हैं जो इंडिया में अगर स्थापित होती तो इंडिया के रूल रेगुलेशंस नियम ये सब इसका पालन करना होता और उनको उसके हिसाब से टैक्स देना होता। बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि वो दूसरे देशों में, ऐसे देशों में जहां बहुत कम दस्तावेज लगते हैं और बहुत कम उसमें टैक्स वगैरह लगते हैं, वहां पर अपना एक रूम ले लिए किराए पर और उसको अपना हेड ऑफिस घोषित कर दिए, चाहे भले ही वहां पर कोई ना हो, जाला लगा हो, कुर्सी पर ऐसे पड़ी हो, लेकिन वहां लेकर के ताला लगा दिए या फिर खुला रखे, मान लो कोई एक को बैठा दिए। उसके बाद इंडिया में एक बड़ी सी कंपनी खोलेंगे और उसको बताएंगे कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो मॉरिशस में है, सिंगापुर में है, या वहां है, मालदीव में है, फला फला जगह है। ये तो भैया इसकी ब्रांच ऑफिस है। और ये जो ब्रांच ऑफिस है, फिर ब्रांच ऑफिस वाला इसमें नियम लगेंगे, कानून लगेंगे, तो इससे टैक्स बचता है। तो ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जो ऐसे छूट देती हैं, इसलिए उन्हें टैक्स हेवन कंट्रीज कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही टैक्स हेवन मॉरिशस में ऐसी ये कंपनी खोली गई थी। अडानी मामलों में जब हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई थी तो इसमें इन्होंने बताया था कि ऐसे कई कंट्रीज में ये अपना कंपनी स्थापित कर रखे हुए हैं, जिन्हें सेल कंपनियां कहते हैं, और उन्हीं सेल कंपनियों के माध्यम से अपने में इन्वेस्टमेंट कराते हैं, जबकि वहां पर खुद ही ये पैसा दूसरे स्रोतों से भेजे रहते हैं। तो ये इनके आरोप थे। इन पर जब ये आरोप लगे हैं तो देखो, आज है संडे और कल आपका है मंडे, और तो आज और कल दोनों दिन तो मार्केट तो बंद थी। मंडे को मार्केट खुलेगी और खुलते ही क्रैश होगी, ये तो तय है। मतलब इसमें कोई भी ऐसा प्रिडिक्शन नहीं है, या फिर मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूं कि ये क्रैश नहीं होगी या होगी, इस पर संशय व्यक्त करूं। ये आम भी कोई जानकार छोटा मोटा सा भी होगा, वो समझ रहा होगा कि मार्केट खुलते ही क्रैश होने तय है, क्योंकि हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट आई हुई है। तो अब ये देखना होगा कि क्रैश होगी शुरुआत में तो कितनी क्रैश होगी, कहां तक जाएगी, कितना ग्राफ नीचे गिरेगा। क्या ये जो अभी के टाइम जो 79,000 पर चल रहा है सेंसेक्स, क्या ये पूरा पूरा बबल है, बबल फूटेगा, बहुत ज्यादा डाउन होगा या कितना होगा, अब ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि मंडे को बाजार खुलते ही धड़ाम से गिरने वाला है। और वही बात है कि यही रात अंतिम, यही रात आखिरी होने वाली है, जो लोग भी शेयर मार्केट में पैसा अच्छे तरीके से लगाए हुए हैं। लेकिन अब अगेन इस बार देखना ये होगा कि पिछली बार की तरह पब्लिक जो है ये इस बार फिर से इतना ज्यादा ट्रस्ट करके इतना ज्यादा डर जाएगी और अपने पैसे निकालेगी, जिससे बहुत ज्यादा लॉस होगा, या फिर इस बार ये सोचेगी कि चलो उतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये फिर से मामला सुलझ जाएगा। इन्होंने फिर से ऐसे अफवाह में ये रिपोर्ट पब्लिश की है।
अब इस पर आते हैं हिंडनबर्ग पर, ठीक है ना, क्योंकि हिंडनबर्ग के बारे में भी थोड़ा सा जान लो। ये जो नाटे एंडरसन है ना, ये है बंदा बड़ा चालाक। ये है शॉर्ट सेलर। शॉर्ट सेलर, देखो भारत में शॉर्ट सेलर को लेकर के इसमें बैन है, मतलब भारत में ऐसी चीजों की पाबंदी है। शॉर्ट सेलर एक प्रकार के कह सकते हो अपनी लैंग्वेज में स्कैमर होते हैं, ठीक है ना। वो धोखा दे करके पैसे कमाते हैं। कैसे कमाते हैं, देखिए ये क्या करेंगे ना, कि जैसे कोई कंपनी है उसको टारगेट किए। अब वो कंपनी, ये नॉर्मल जो होता है इन्वेस्टर, वो कैसे कमाता है कि किसी कंपनी पे पैसा लगाए, अगर वो कंपनी ग्रो की, कंपनी बढ़ी, तो उसका पैसा भी बढ़ेगा और उसको भी प्रॉफिट होगा। लेकिन जो शॉर्ट सेलर होते हैं ये पैसा तब कमाते हैं जब कंपनी गिरती है, कंपनी का लॉस होता है तब। कैसे, ये क्या करते हैं, ये स्टेक्स को उधार पर लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये शेयर को उधार पर लेते हैं, और शेयर को उधार पर लेते हैं और उसके बाद करंट रेट पर ये शेयर को लौटाते हैं। समझिएगा बात को, क्योंकि बहुत जरूरी है ये समझना, ये शॉर्ट सेलर कैसे काम करते हैं। अब मान लीजिए कि अडानी का एक शेयर, मान लीजिए ये 3,000 रुपए पर चल रहा है। अब 3,000 रुपए पर मान लीजिए ये उधार लेते हैं। मान लीजिए मोटा मोटा अगर हम लोग ले लिए 1 लाख शेयर ये उधार ले लिए। 3,000 का शेयर अगर 1 लाख शेयर ले लिए तो मतलब ये हो गया लगभग 30 करोड़ का। 30 करोड़ का ये शेयर ले लिए। अब इन्होंने कहा कि हम लौटाएंगे करंट प्राइस पर, करंट रेट पर लौटाएंगे। अब इन्होंने कोई रिपोर्ट पब्लिश कर दी और ये शेयर गिरा धड़ाम। ये शेयर 3,000 रुपए से आ करके गिर गया, मान लीजिए ये आ गया 1,000 रुपए पर, ठीक है, 1,000 रुपए पर आ गया। अब 1 लाख शेयर जो ये लिए थे, कहेंगे ठीक है अब हम शेयर को अपना लौटाएंगे, अब जिसको लेना हो लो ले लो। तो ये जिससे लिए रहेंगे उसको शेयर लौटाएंगे। जब ये लौटाएंगे फिर क्या होगा, तो इनको 1,000 गुड़े 1 लाख पर लौटाना होगा। और जब 1,000 गुड़े 1 लाख पर लौटाना होगा तो फिर इनको कितना लौटाना पड़ेगा, इनको 10 करोड़ ही लौटाना पड़ेगा। तो 20 करोड़ बच्चा प्रॉफिट मार गए, और वो भी 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर। तो ये इनकी कमाई का तरीका है, इसे कहते हैं शॉर्ट सेलर। अमेरिका वगैरह में ये लीगल है, लेकिन अपने यहाँ उतना लीगल नहीं है। तो इसको लेकर के ये पिछली बार भी ये 184 मिलियन से ज्यादा कमा चुके थे, मिलियन डॉलर के आसपास में। तो इस बार अब देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल तो ये भी इनका कमाने का तरीका भी पब्लिक जान गई है। हालांकि ये ऐसी रिपोर्ट देकर के पब्लिश कर देते हैं, मतलब वही है ना कि जैसे स्पेशल 26 मूवी देखे होगे आप लोग। तो स्पेशल 26 मूवी में क्या था कि ऐसे लोगों के घर छापा मारो कि ना वो कह पाए ना वो सह पाए, है ना। तो ऐसा ही कोई ये कंपनी ढूंढते हैं कि जिस जो सही में गलत कर रहा हो और उसकी रिपोर्ट ये पब्लिश करें, जिससे जब वो अपने खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं उनको अब साबित करने जाएगा तो अपना पूरा पूरा चिट्ठा उसे खोलना पड़ेगा, और उसी के डर से वो जाएगा भी नहीं, या फिर जाएगा तो फिर फंस जाएगा खुद ही। तो ये इनका कमाई का तरीका है। इस बार क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आपका भाई मैं ओपिनियन जानना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको कि भारत की इकोनॉमी पर लगातार चोट मारी जा रही है इस डर से कि भारत की इकोनॉमी लगातार ग्रो हो रही है, और उस पर लगातार चोट मारते जाओ, डर पैदा करते जाओ मार्केट में, जिससे लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरे। ऐसा कुछ प्री प्लान तरीके से किया जा रहा है, या फिर वाकई में ये चीजें बाहर आनी चाहिए? दोनों में से आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताना। अर्जुन बैच दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करने वालों के लिए लॉन्च किया गया है, और इसको जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेज स्टार्ट हो चुके हैं कल से, और डेली अब इसमें 3 क्लासेज चल रही हैं। ये आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप पर ही आपको हमारी ई बुक्स वगैरह मिलेंगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ आज के लिए ये वाली ई बुक 5 रुपए में है, तो इसको आप एमजेटी ऐप से जाकर ले सकते हो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।